नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एचटेट के लिए सीरीज़ चलाई हुई है प्रैक्टिस सेट की। तो आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो है एचटेट के लिए ही नहीं बल्कि सीईटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण सभी के प्रश्न लिए गए हैं। और हिंदी जो एचटेट में फ़िलहाल जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न देखिए, शुद्ध शब्द छांटिए। और विकल्प है हमारे तदुपरांत, श्रृंगार, इक्षा या फिर अक्षोहिणी। तो देखिए इसमें हमें शुद्ध शब्द छांटना है, तो इक्षा जो है वो हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। विकल्प 3 हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सही विपरीतार्थी युगम छांटिए। और हमारे युगम दिए गए हैं तीव्र अमंद, बुढ़ापा, वार्धक्य, परामर्थ, परार्थ और जंगम स्थावर। तो अगर हमें सही विपरीतार्थक युगम देखें तो विकल्प 4 जंगम स्थावर जो है विपरीतार्थक युगम है। तो देखिए जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, पहले बेल बटन ऑन कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों ही कराए जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको एग्ज़ाम वगैरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल से मिल सकती है। तो अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो बच्चे एचटेट, सीईटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न संख्या 3, कवि पुंगव किस समास का उदाहरण है? और विकल्प है हमारे कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो कवि पुंगव किसका उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देखिए समास में जो है, समास में करा चुकी हूँ अपना चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते हैं। अगर आपको कोई समझ नहीं आता है कि कौन सा समास है तो आप उस पर तत्पुरुष समास ही लगा के आइएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो समास है जब हमें समझ नहीं आते वो तत्पुरुष समास ही होते हैं। 80-90% जो है हमारा आइडिया सही हो जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और विकल्प है हमारे 1 अभिनवगुप्त, 2 आनंदवर्धन, 3 क्षेमेंद्र और 4 मम्मट। तो ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है, ध्वनि सुन के हमें आनंद आता है, तो इस तरह से ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 5, आचार्य भरतमुनि ने अपने ग्रंथ में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? और विकल्प है हमारे 1 4, 2 7, 3 9 या फिर 4 13। तो आचार्य भरतमुनि जैसे कि आपको पता है दूसरी शताब्दी के कवि है और इन्होंने सबसे पहले जो है काव्य ग्रंथ लिखा था। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में 4 अलंकारों को स्थान दिया था। तो विकल्प पहला ही जो है हमारा वो सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 6, कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम कौन सा होगा? और विकल्प है हमारे 1 रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, 2 ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, वक्रोक्तिक सिद्धांत, 3 रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, और अंतिम है रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत या फिर वक्रोक्ति सिद्धांत। तो अगर हम कालक्रम की दृष्टि से इन्हें सही क्रम में लगाते हैं तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाता है। आगे है सौंदर्यम अलंकार, यह किसका कथन है? और विकल्प है हमारे 1 भामहा, 2 जगन्नाथ, 3 मम्मट और 4 वामन। तो जो है सौंदर्य अलंकारम किसका है? वामन का। आगे चलते प्रश्न संख्या 8, अनुप्रास अलंकार का प्रवर्तक किसे माना जाता है? और हमारे विकल्प हैं 1 औपकायन, 2 प्रचेतायन, 3 भरत मुनि या फिर 4 आनंद वर्धन। तो अनुप्रास अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रचेतायन। ठीक है, सेकंड विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार क्रमबद्ध शब्दों को लिए हुए है? और हमारे विकल्प हैं 1 कर्तव्य, क्षमा, क्यारी, कंटक और क्रम। दूसरा है कंटक, कर्तव्य, क्यारी, क्रम और क्षमा। उसके बाद आता है कंटक, कर्तव्य, क्रम, क्यारी, क्षमा और अंतिम है कंटक, कर्तव्य, क्षमा, क्रम और क्यारी। देखिए ये जो है एचटेट में प्रश्न जरूर आता है जिसको हम जो है शब्दकोश के अनुसार
शब्दों को व्यवस्थित करना होता है, तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये टॉपिक आप अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं शब्दकोश में जब हम किसी भी शब्द को ढूंढते हैं तो सबसे पहले जो है उसमें अनुस्वार और विसर्ग को स्थान दिया जाता है। उसके पश्चात जो है वर्ण आरंभ होते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कंटक, इसमें बिंदु लगा हुआ है, उसके बाद पूरा क है कर्तव्य। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये विकल्प 2 जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10। मगही बोली का क्या संबंध किस उपभाषा से है? तो मगही बोली का संबंध किस उपभाषा से है? विकल्प है हमारे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। तो मगही बोली का संबंध बिहारी हिंदी से माना जाता है। विकल्प 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में स उपसर्ग नहीं है? विकल्प है हमारे 1 सहज, 2 सरल, 3 सौल्लास और 4 साकार। तो हमें बताना है जिसमें स उपसर्ग नहीं है। तो सहज जो है मूल शब्द है, उसमें कोई उपसर्ग प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। पार्श्व शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों का सही क्रम हमें बताना है। सही जो है विकल्प हमें चुनना है और हमें दिए गए हैं नीचे विकल्प। तो हम अगर पार्श्व का ध्वनियों का विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा प धन, आ धन, र धन, उसके बाद र धन, पा शर्व। ठीक है, उसके बाद श धन और उसके बाद जो है ये उसके बाद जो है धन अ। ठीक है, तो इस तरह से तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। पा शर्व, ये मिस्टेक हो गया है, इस मतलब ये श होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 13। ड व्यंजन है, तो कौन सा व्यंजन है? ये तुंठित नहीं है, लुंठित है। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी। ड व्यंजन है लुंठित, मूर्धन्य, अल्पप्राण। दूसरा है उत्क्षिप्त, तालव्य, अल्पप्राण। तीसरा विकल्प है उत्क्षिप्त, तालव्य, महाप्राण और अंतिम है उत्क्षिप्त, मूर्धन्य और अल्प प्राण। तो देखिए जो ड व्यंजन है वो हमारा उत्क्षिप्त भी है, मूर्धन्य भी है और अल्प प्राण भी है। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और हमें विकल्प दिए गए हैं परिधन उपकार, पर धन उपकार, पराधन उपकार या फिर 4 परोधन उपकार। तो अगर हम परोपकार शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? परधन उपकार। दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिए, जिस पर हमला किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। और विकल्प है हमारे उपत्यक्या, जात जातताई, 3 आक्रांत, 4 शुद्धार्थ। तो देखिए अगर हम हमला किया गया हो जिस पर, उसके लिए वाक्यांश ढूंढते हैं तो क्या आएगा? आक्रांत। तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। जिजीविका शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 16। और विकल्प है हमारे भोजन ग्रहण करने की इच्छा, 2 किसी को मारने की इच्छा, 3 किसी को पकड़ने की इच्छा या फिर 4 जिंदा रहने की इच्छा। तो जिजीवासा का अर्थ होता है जिंदा रहने की इच्छा। विकल्प 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, सूर्यजा, अर्कजा ये दोनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? और हमारे विकल्प हैं 1 नदी, 2 यमुना, 3 गंगा और 4 सरस्वती। तो सूर्यजा और अर्कजा यमुना के पर्यायवाची हैं। विकल्प 2 जो है वो हमारा सही होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 इंदिरा, 2 रमा, 3 शैलेंद्री और 4 श्री। तो जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है वो शब्द है शैलेंद्री। ठीक है, विकल्प 3 जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? विकल्प है हमारे 1 अमृत, 2 गुरु,
3 कनक और 4 पहाड़। ठीक है, तो हमें बताना है जो अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पहाड़ जो है अनेकार्थी शब्द नहीं होता, तो विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, शुद्ध वाक्य छांटिए और वाक्य हमें दिए गए हैं। 1, उसकी कुछ समझ में नहीं आया। 2, दोनों की दशा एक सी है। 3, इस विषय में मेरे विचार मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूँ। और 4, उसने अपनी सब कमजोरियों दूर कर ली। देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य नहीं बल्कि अशुद्ध वाक्य को हमें ढूंढना है। ठीक है, शुद्ध नहीं अशुद्ध ढूंढना है। तो उसने अपनी सब कमजोरियों दूर कर ली, यह अशुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों जो हैं शुद्ध हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, सत्यधन शास्त्री की संधि क्या होगी? और हमारे विकल्प हैं 1, सशास्त्र, 2, सच छात्र और 3, सच शास्त्र और 4 है सत्य शास्त्र। तो अगर हम सत्यधन शास्त्र की संधि करते हैं तो क्या बनता है? सच छात्र। ठीक है, तो दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह लोकोक्ति का अर्थ क्या है? विकल्प है हमारे, हथेली पर सरसों नहीं जमती। 2, सावन हरे न भादो सूखे। 3, हाथ कंगन को आरसी क्या। और 4, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। तो देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसका जो सही लोकोक्ति होगी वो होगी हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस लोकोक्ति के पूर्ण की, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रश्न संख्या 23, कंगन शब्द किस तत्सम से बना है? और विकल्प है हमारे 1, किंकन, 2, कंगन, 3, कंकन और 4, कंचन। तो कंगन शब्द जो है कंकन तत्सम शब्द से बना हुआ है। विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह है किसका कथन है? ठीक है, ये पद्य होगा। यदि पद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सरदार पूरन सिंह। तो देखिए, जो एक कथन है किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 25, महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया है? 1, चांद, 2, रूपाब, 3, हंस और 4, पहल। तो महादेवी वर्मा जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया है उसका नाम है चांद पत्रिका। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, विशिष्ट शैली के कारण किस साहित्यकार को कलम का जादूगर कहा जाता है? और विकल्प है हमारे 1, हरिशंकर परसाई, 2, नागार्जुन, 3, गजानन माधव मुक्तिबोध और 4, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को जो है कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, रामचंद्र शाह द्वारा रचित विनायक रचना किस विधा के अंतर्गत आती है? और विकल्प है हमारे 1, कहानी, 2, उपन्यास, 3, नाटक, 4, काव्य। तो जो विनायक रचना है वो एक उपन्यास विधा में लिखी गई रचना है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, यह किस रचनाकार की पंक्ति है? 1, नागार्जुन, 2, धूमिल, 3, अज्ञे, 4, मुक्तिबोध। तो मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है, यह पंक्ति अज्ञे जी ने कही है। तीसरा विकल्प जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, राजेंद्र यादव के देहावसान के बाद हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? और विकल्प है हमारे 1, संजय सहाय, 2, कृष्ण मोहन, 3, अखिलेश और 4, अपूर्व जोशी। तो यार, जब राजेंद्र यादव जी का देहांत हो गया था उसके बाद जो हंस पत्रिका है उसको संजय सहाय जी ने संपादन कार्यभार संभाला था। ठीक है, प्रश्न संख्या 30, दोहा कोश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और विकल्प है हमारे 1, स्वयंभू, 2, सरहपा, 3, शालिभद्र सूरी
और 4 देवसेन। तो दोहा कोश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सरहप्पा है। तो विकल्प 2 जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किस रचनाकार की पंक्ति हैं? विकल्प है हमारे 1 कबीरदास, 2 सूरदास, 3 केशवदास और 4 तुलसीदास। तो गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। तो विकल्प 4 हमारा सही जवाब होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 32, कौन सा कवि अपनी एकमात्र कृति के बल पर हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गया? और विकल्प है हमारे 1 कबीरदास, 2 बिहारी, 3 नंददास, 4 तुलसी। तो देखिए कबीर जी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी रचनाएं कौन सी हैं? साखी शब्द रमेनी। तुलसीदास जी की रामचरितमानस काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। उसी तरह से नंददास की रसमंजरी, लेकिन बिहारी जी ने केवल एक रचना की है, बिहारी सतसई, और उन्हीं से उन्हें इतना यश प्राप्त हुआ है कि अन्य रचनाकारों को जो है कई कई रचना करने के बाद भी वो यश की प्राप्ति नहीं होती जो उन्हें एक रचना से मिला है। तो बिहारी जी की सिर्फ एक ही रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 710 दोहों को संकलित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, कौन सा कवि रसा उपनाम से उर्दू में लिखता था? और विकल्प है हमारे 1 रामधारी सिंह दिनकर, 2 प्रेमघन, 3 श्रीधर पाठक या फिर 4 भारतेंदु हरीशचंद्र। तो देखिए जो भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं वो प्रारंभ में रसा उपनाम से लिखते थे उर्दू में, लेकिन जब अंग्रेजों ने उनकी सोजे वतन जो काव्य संग्रह था उसको जब्त कर लिया था, उसके बाद उन्होंने जो है भारतेंदु हरीशचंद्र नाम से लिखना आरंभ किया था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 34, शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार, ये किसकी पंक्ति हैं? और विकल्प है हमारे 1 सुमित्रा नंदन पंत, 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 3 रामधारी सिंह दिनकर या फिर 4 नाग अर्जुन। तो शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार, ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी जी की हैं, क्योंकि आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 35, किस कवि को हिंदी गजलों का राजकुमार कहा जाता है? और विकल्प है हमारे 1 दुष्यंत कुमार, 2 फिराक गोरखपुरी, 3 रघुवीर सहाय और 4 नागार्जुन। तो जो दुष्यंत कुमार जी हैं उन्हें हिंदी गज़लों का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि उनकी गज़लें जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 36, किस कवि ने हिंदी कविता में मुक्त छंद का प्रयोग आरंभ किया? और विकल्प है हमारे 1 जयशंकर प्रसाद, 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 3 महादेवी वर्मा और 4 सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए मुक्त छंद का प्रयोग हिंदी में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है, और मुक्त छंद को जो है केंचुआ छंद और रबड़ छंद भी कहा गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सी कविता कवि प्लाश द्वारा रचित है? कवि पाश के द्वारा। और विकल्प है हमारे आओ मिलकर बचाएं, 2 साए में धूप, 3 वे आंखें और 4 सबसे खतरनाक। तो पाश कवि द्वारा रचित जो रचना है वो है सबसे खतरनाक, विकल्प 4 हमारा सही जवाब हो जाता है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? विकल्प है हमारे नागार्जुन, 2 दुष्यंत कुमार, 3 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 4 रघुवीर सहाय। तो खूंटियों पर टंगे लोग जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का काफ़ी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, अद्भुत आलाप निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? और विकल्प है हमारा 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 जैनेन्द्र कुमार, 3 यशपाल, 4 हरिशंकर परसाई। तो अद्भुत आलाप जो निबंध संग्रह है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, यतीन्द्र मिश्रा द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत है, तो इसमें से मतलब टाइपिंग जो है मिसिंग हो गई है। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो नौबत खाने में इबादत में जो व्यक्ति चित्र है वो किसका है, हमें बताना है। विकल्प है बिस्मिल्लाह खां, 2 ताबीर अली,
3 जाकिर हुसैन और 4 गिरिजा देवी। तो नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां के व्यक्ति चित्र पर आधारित रचना है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 उपमा, 2 उत्प्रेक्षा, 3 रूपक और 4 श्लेष। तो जो श्लेष है वो अर्थ अलंकार नहीं है। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि श्लेष जो है वो शब्द अलंकार है। प्रश्न संख्या 42, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? और विकल्प है हमारे 1 कृष्ण राय, कृष्णनाथ, 2 राम बोला, 3 रामनाथ, 4 रामेश्वर। तो देखिए जो तुलसीदास जी हैं उनका मूल नाम क्या था? राम बोला था, क्योंकि ऐसी लोक धारणा प्रचलित है कि तुलसीदास जी ने सबसे पहले जो है जन्म लेते ही राम का नाम लिया था, इसलिए जो है इनका नाम राम बोला पड़ गया था। प्रश्न संख्या 43 देखिए, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों के संग्रह का क्या शीर्षक है? और विकल्प है हमारे 1 मानसरोवर, 2 यामा, 3 लोकायत्न और 4 हरि भूमि। तो प्रेमचंद के द्वारा रचित जो कहानियों का संग्रह है उसको मानसरोवर में संकलित किया गया है। ठीक है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। मानसरोवर के 8 खंडों में जो है प्रेमचंद जी की कहानियों को संग्रहित किया गया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 44, आचार्य मतीराम ने अपने अलंकार ग्रंथ ललित ललाम में किन राजाओं की वीरता एवं चरित्र का वर्णन किया है? और विकल्प है हमारे सांगा, 2 हाड़ा, 3 चंदेल या फिर 4 चौसल। तो मतीराम जी ने ललित ललाम अलंकार ग्रंथ में जो है हाड़ा राजाओं की वीरता और चरित्र का वर्णन किया है। विकल्प 2 हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, किस छंद को मनहरण छंद भी कहा जाता है? और विकल्प है मनहरण मतलब मन को हरने वाला। और विकल्प है हमारे दोहा, चौपाई, कवित और सवैया। तो कवित छंद को जो है मनहरण का छंद भी कहा जाता है। विकल्प 3 हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, निम्नलिखित में से किस छंद के दोनों चरणों में समान रूप से 16-16 मात्राएं होती हैं? और विकल्प है हमारे 1 दोहा, 2 कवित, 3 सवैया और 4 चौपाई। तो चौपाई एक ऐसा छंद है जिसके दोनों चरणों में समान रूप से 16-16 मात्राएं होती हैं। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देखिए, यह तेरी रन तरी भरी आकांक्षाओं से इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और विकल्प है हमारे मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर श्लेष। तो यह तेरी रन तरी भरी आकांक्षाओं से जो है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, बहुविधि सोचत सोच विमोचन स्त्रीवत सलिल राजीव दल लोचन इन पंक्तियों में कौन सा रस है? और विकल्प है हमारे 1 वात्सल्य रस, 2 भक्ति रस, 3 करुण रस और 4 रौद्र रस। तो ऊपर जो पंक्तियां दी गई हैं उनमें करुण रस का वर्णन किया गया है। विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, किस रस को रसराज भी कहा जाता है? और विकल्प है हमारे 1 करुण रस, 2 श्रृंगार रस, 3 वीर रस और 4 शांत रस। तो देखिए रसराज जो है वह श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस है उसको रसराज भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से किस हिंदी साहित्यकार को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? और विकल्प है हमारे 1 केदारनाथ सिंह, 2 अमरकांत, 3 कुंवर नारायण और 4 नागार्जुन। तो नागार्जुन ऐसे हिंदी साहित्यकार है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 51 देखिए, श्री लाल शुक्ल कृत राग दरबारी किस विधा की रचना है? और विकल्प है हमारे 1 काव्य संग्रह, 2 उपन्यास, 3 नाटक और 4 कहानी संग्रह। तो राग दरबारी लाल शुक्ल जी द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह नेट और HPSC के सिलेबस में भी लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 52 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज का संबंध किस लेखक से नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 इंशाअल्लाह खां, 2 सदल मिश्र, 3 लल्लू लाल, 4 मुंशी सदासुख लाल।
तो देखिए इंशाअल्लाह खां का संबंध जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 देखिए। प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम के 2 प्रमुख पात्रों के नाम बताएं। और विकल्प है हमारे 1 हीरा और मोती, 2 हल्कू और मुन्नी, 3 पुंगी और गूदड़ और 4 मुलिया और पन्ना। तो देखिए दूध का दाम कहानी के जो पात्र हैं वो कौन से हैं, पुंगी और गूदड़ है। बाकी हीरा और मोती कौन से हैं, तो 2 बैलों की कथा कहानी जो कि सिलेबस में लगी हुई है हरियाणा बोर्ड में। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 देखिए। प्रताप नारायण मिश्र आधुनिक काल में किस युग के कवि हैं। और विकल्प है हमारे 1 भारतेंदु युग, 2 द्विवेदी युग, 3 छायावादी युग और 4 प्रगतिवादी युग। तो प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं भारतेंदु युग से संबंध रखते हैं, पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 55 देखिए। समानांतर कहानी का प्रवर्तक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। और विकल्प है 1 हिमांशु जोशी, 2 कमलेश्वर, 3 अमृतलाल नागर और 4 उदय शंकर भट्ट। तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक होने का श्रेय कमलेश्वर जी को दिया जाता है। विकल्प 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56। महावीर जैन एक इंटरव्यू के रचनाकार कौन है। और विकल्प हैं 1 नागार्जुन, 2 लक्ष्मीचंद जैन, 3 राजेंद्र यादव, 4 रामविलास शर्मा। तो लक्ष्मीचंद्र जैन जो है महावीर जैन एक इंटरव्यू के रचनाकार हैं, तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है। प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है। और विकल्प हमें दिए गए हैं अमृतलाल नागर, अमृता प्रीतम, अमृत राय या फिर अमरकांत। तो देखिए प्रेमचंद एक कलम का सिपाही, इसके रचनाकार अमृत राय जी हैं, तो तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 58 देखिए। रामविलास शर्मा द्वारा रचित विराम चिन्ह ग्रंथ किसका संग्रह है। 1 निबंध, 2 कविता, 3 कहानी या फिर 4 साक्षात्कार। तो रामविलास द्वारा जो रचित है विराम चिन्ह ग्रंथ उसके निबंध संग्रह हैं। ठीक है, तो पहला ही विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखिए। प्रसिद्ध साहित्यकार अमरकांत का मूल नाम क्या है। और हमारे विकल्प हैं 1 रामेश्वर दास, 2 श्रीराम वर्मा, 3 हरबंस लाल या फिर 4 राम प्रसाद। तो अमरकांत जी का मूल नाम श्रीराम वर्मा है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है। और प्रश्न संख्या 60 और अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है। और विकल्प है हमारे 1 कुरुक्षेत्र, 2 उर्वशी, 3 सामधेनी और 4 मित्र मिलन। तो जो मित्र मिलन रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है, तो चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये थे आज के 60 प्रश्न, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों में से जो है प्रश्न लिए थे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जो क्वेश्चन है जो आपने अच्छे से जो है सॉल्व किए होंगे। तो कितना रहा आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन ऑन कर ले।